मेरे दोनों बेटे पढ़ लिख कर जवान हो चुके हैं, उनके लिए रिश्ते भी आ रहे हैं। क्यों ना उनका विवाह करने से पूर्व मैं उनकी परीक्षा लूं। आखिर यह भी तो जानना चाहिए कि मेरे मरने के बाद मेरा कौन सा बेटा राज्य के लिए उपयुक्त उत्तराधिकारी होगा। मैं एक दोषी को सजा देने के मामले में तुम दोनों की राय चाहता हूं। क्या तुम मेरे प्रश्न का उत्तर देने के लिए तैयार हो? अवश्य पिताजी, आप अपना प्रश्न बताइए। तो सुनो, यदि मैं अपने और अपने सम्मान की रक्षा की जिम्मेदारी किसी आदमी को सौंपूं और वह विश्वासघाती निकले तो उसे क्या सजा दी जानी चाहिए? ऐसे आदमी की गर्दन तुरंत धड़ से जुदा कर देनी चाहिए पिताजी। ऐसे आदमी के साथ किसी तरह की दया और हमदर्दी नहीं दिखानी चाहिए। बड़े बेटे ने तुरंत जवाब दिया, जबकि दूसरा छोटा बेटा चंद्रसेन चुप था। उसने कोई जवाब नहीं दिया। तब राजा शौर्यनाथ उसकी ओर देखते हुए बोले, क्या बात है बेटे, तुमने कोई जवाब नहीं दिया? हम तुम्हारी भी राय इस मामले में जानना चाहते हैं, जवाब दो। पिताजी, ये सच है कि ऐसे व्यक्ति की सजा केवल मौत ही होती है, लेकिन सजा देने से पहले ये बात पूरी तरह से स्पष्ट व प्रमाणित हो जानी चाहिए कि क्या वो सचमुच दोषी है। ऐसा ना हो कि भ्रम में ही किसी को मौत के घाट उतार दिया जाए। यानी तुम्हारे विचार से ऐसा किया गया तो निर्दोष आदमी को मारा भी जा सकता है? हाँ पिताजी, ऐसा हो सकता है। उदाहरण के लिए मैं आपको एक कहानी सुनाता हूँ। आप उसे ध्यान से सुनिए और फिर स्वयं ही फैसला कीजिएगा। राजकुमार चंद्रसेन ने एक कहानी सुनानी आरंभ की। भगवानपुर देश के राजा बलदेव के पास एक अनोखी मैना थी। उसका नाम केसरी मैना था और महल में पालतू पक्षी की तरह ही रहती थी। केसरी मैना बड़ी चतुर और बुद्धिमान थी। कई भाषा में बात कर सकती थी। राजा भी महत्वपूर्ण मामलों में उसकी राय लिया करता था। केसरी मैना पिंजरे में नहीं रहती थी, वो अपनी इच्छा अनुसार आजादी से घूमा करती थी। एक दिन उसे महल में उड़कर जंगल की तरफ वो निकल आई। जंगल में संयोग से उसकी भेंट अपने पिता से हो गई। बेटी, आज कई माह के बाद तुम्हें सामने देखकर मुझे बहुत प्रसन्नता हो रही है। तुम्हारी माँ भी तुम्हें देखकर बहुत खुश होगी। आओ आओ, इधर घर चलें। आज नहीं पिताजी, फिर कभी। मुझे जल्द ही भगवानपुर राज्य वापस लौटना है। बेटी, क्या तुम 2-4 दिन के लिए नहीं आ सकती? क्या अब तुम्हें हमसे मिलने की जरा भी इच्छा नहीं होती? घर आने की मेरी बहुत इच्छा होती है पिताजी, लेकिन क्या करूं? राजा मुझे एक पल के लिए भी अपनी आंखों से दूर नहीं जाने देते। आज वो ज्यादा काम में व्यस्त थे, इसलिए मैं इधर चली आई। यदि जल्द ही मैं महल नहीं पहुंची, तो मेरे लिए वो बहुत चिंतित होंगे। क्या तुम्हारा राजा से अपने घर आने की अनुमति प्राप्त करके भी नहीं आ सकती? राजा शायद ही अनुमति दें, फिर भी मैं कोशिश करूंगी। अच्छा पिताजी, बहुत देर हो गई है, अब मैं चलती हूँ। मैना ने अपने पिताजी से विदाई ली और मैना महल की ओर उड़ चली। कुछ ही पल में मैना महल में जा पहुँची, जहाँ राजा मैना की राह देख रहा था। तुम कहाँ चली गई थी मैना रानी? मैं सैर करने जंगल की ओर चली गई थी राजन। वहाँ मेरी मुलाकात मेरे पिताजी से हुई। क्या आप मुझे कुछ दिनों के लिए मेरे पिता के घर रहने की इजाजत देंगे? मैना की ये बात सुनते ही राजा बलदेव सिंह बोला, नहीं नहीं मैना रानी, कुछ दिनों की बात तो दूर, कुछ घंटों के लिए मैं तुम्हें अपने नजरों से दूर नहीं कर सकता। इतना प्यार अच्छा नहीं होता राजन। कृपया कुछ दिनों के लिए मुझे मेरे माता पिता के पास रहने की इजाजत दे दीजिए। माँ की आंखें भी मुझे देखने के लिए तरस गई हैं। राजा मैना को बहुत मानता था और अपने से अलग नहीं करना चाहता था, पर अंत में वो मान गया। उसने मैना को उसके माता पिता के पास जाने की अनुमति दे दी। ठीक है, मेरा दिल तो नहीं चाहता, लेकिन तुम्हारी यही इच्छा है तो तुम घर जाकर अपने माता पिता के साथ कुछ दिन बिता सकती हो, लेकिन जितना जल्दी हो लौट आना। बहुत अच्छा राजन, मैं 2 दिनों के भीतर भीतर वापस लौट आऊंगी। अगले दिन मैना प्रसन्नता से उड़ती हुई जंगल में अपने पिता के पास पहुंची।
ये जानकर कि उसकी बेटी को कुछ दिन उसके साथ रहने की इजाजत मिल गई है, उसके पिता बहुत प्रसन्न हुए और मैना को लेकर घर की ओर उड़ चले। अपनी प्यारी बेटी को देखकर उसकी माँ भी बहुत प्रसन्न हुई। ओह मेरी प्यारी बच्ची, आज तुम्हें देखकर मुझे बहुत खुशी हो रही है। राजा के पास तुम कैसी हो? बहुत अच्छी तरह रहती हूँ मेरी प्यारी माँ। राजा मेरा बहुत ख्याल रखते हैं। मुझे वहाँ किसी वस्तु की कोई कमी नहीं है। और फिर अपने माँ बाप के पास आनंद पूर्वक 2 दिन बिताने के बाद मैना ने अपने माँ बाप से विदा मांगी। ये 2 दिन आप लोगों के साथ बहुत ही आनंद पूर्वक बीते, लेकिन राजा से किए वादे के अनुसार मुझे अब जाना ही होगा। अतः मुझे प्रेम विदा दीजिए मेरे पूज्य माता पिताजी। केसरी के माँ बाप उसके इतने जल्दी जाने की बात सुनकर उदास हो गए, परंतु वो इसे और ज्यादा दिन के लिए रोक भी नहीं सकते थे। अतः उसकी माँ ने उसे विदा देने से पूर्व भरे हृदय से कहा, बेटी, हम तुम्हारे राजा के लिए कोई उपहार भिजवाना चाहते हैं, लेकिन समझ में नहीं आ रहा है कि क्या उपहार भिजवाएं। ठहरो केसरी की माँ, मुझे एक बार फिर सोचने दो। हो सकता है कोई अच्छा सा उपहार सुझाई दे जाए। कुछ देर सोचने के बाद मैं समझ गया। राजा के लिए सबसे अच्छा उपहार क्या हो सकता है? यहाँ से काफी दूर एक घाटी में, वहाँ के एक तालाब में अमर फल का एक पेड़ है। जो कोई उस फल को खाता है वो कभी नहीं मरता और हमेशा जवान रहता और सुंदर बना रहता है। मैं वहाँ जाकर एक फल तोड़ कर ले आता हूँ। तुम वो फल राजा को खिला देना। ठीक है पिताजी, लेकिन जरा जल्दी लौट आना। तुम चिंता मत करो बेटी, मैं अभी गया अभी आया। इतना कहकर केसरी का पिता एक ओर उड़ चला और शीघ्र ही उसने एक अमर फल को तोड़कर उसे लाकर केसरी को देकर बोला, ये फल राजा को दे देना बेटी। इसके गुण जानकर वो बहुत प्रसन्न होंगे। बहुत अच्छा मेरे पिताजी। कहकर मैना केसरी अमर फल को चोंच में दबाकर जब महल की ओर उड़ चली। उड़ते उड़ते शाम ढल चुकी थी। ओह, मुझे लौटने में काफी देरी हो गई है। शीघ्र ही सूरज डूब जाएगा और रात के समय सफर करना मेरे लिए नामुमकिन हो जाएगा। फिर थोड़ी देर में सूरज डूब गया। चारों ओर घंघोर अंधेरा छा गया। महल अभी कोसों दूर है और इस घंघोर अंधकार में उड़ते रहना मेरे लिए संभव नहीं है। रात किसी सुरक्षित स्थान पर रुककर काटना ही उचित रहेगा। सवेरे की पहली किरण के साथ ही मैं महल की ओर रवाना हो जाऊंगी। मुझे रात काटने से पहले इस कीमती फल को किसी सुरक्षित स्थान पर रखना होगा। पहले उस स्थान को तलाश कर लेती हूँ। किस्मत से उसे एक पेड़ मिल गया जिसकी तनों में एक खोखला छेद था, जिसे देखकर इस छिद्र में ये फल बिल्कुल सुरक्षित रहेगा और मुझे भी आराम मिल जाएगा। मैना ने उस अमर फल को उस छेद में रख दिया और पास की एक डाल पर बैठकर सुस्ताने लगी। थकान होने के कारण उसे शीघ्र ही गहरी नींद ने दबोच लिया। लेकिन बेचारी मैना केसरी को क्या मालूम था कि पेड़ के खोखले क्षेत्र में उसने अमर फल सुरक्षा की दृष्टि से रख छोड़ा था। वो वास्तव में एक जहरीले सांप का घर था। आज दिन भर से कोई शिकार नहीं मिला। भूख के मारे मरा जा रहा हूँ। जब सांप अपने छिद्र में पहुंचा तो उसकी नजर चमकते हुए अमर फल पर पड़ी। शायद ये कोई खाने की वस्तु है। शुक्र है देवता का, वरना आज भूखा ही सोना पड़ता। सांप ने फल पर दांत गड़ाया, मगर उसे फल का स्वाद अच्छा नहीं लगा, तो उसने फल वहीं छोड़ दिया।